हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है और खास करके इसका रेगुलेशन कैसे होता है। आज के लेक्चर में हम सब चीजें कवर करेंगे और सब चीजों को समझेंगे। अगर तुमने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सारे यूनिट्स कवर करने वाले हैं और तुमको लेक्चर सामने के सामने मिलते जाएंगे। अगर तुमको पसंद आते हैं लेक्चर्स तो तुम शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, और बाकी जितने भी तुम्हारे लोग हैं तुम जिनको जानते हो उनके साथ शेयर करो। मैं जो है सारी मेहनत तुम लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को फर्स्ट ईयर में दिक्कत ना आए फिजियोलॉजी। सो आज का हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर तुमको पीडीएफ नोट्स चाहिए तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल। वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स जितनी स्लाइड्स होती हैं तुमको मिल जाएंगी, और जितने भी अपडेट्स होते हैं तुमको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। आज का ये जो टॉपिक है एकदम 5 स्टार टॉपिक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। आपके लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है, और वाइवा में भी जो है आपसे एग्जामिनर इसको पूछ सकता है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। लास्ट जो था हमारा टॉपिक, मतलब कार्डियक साइकिल जो हमने पढ़ी थी, वो भी एक 5 स्टार टॉपिक था। इसको भी छोड़ के आप मत जाना और उसको भी छोड़ के बिल्कुल मत जाना। तो फाइनली आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लड प्रेशर। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। सर, इतनी सी सिंपल सी चीज है ब्लड प्रेशर, ब्लड ने जो प्रेशर लगाया वही हमारा ब्लड प्रेशर हो गया। नहीं, थोड़ा इसका टेक्निकल जो है अलग होता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये हमारी एक आर्टरी है और आर्टरी के अंदर ये हमारा ब्लड है। ओके, ये ब्लड जो है हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में भी लगा रहा है, इस डायरेक्शन में भी लगा रहा है, लेकिन जो प्रेशर ये हमारी आर्टरीज के लैटरल वॉल्स पे लगाएगा उसी को हम कंसिडर करते हैं ब्लड प्रेशर। कौन किस साइड हुआ वो? इस साइड में। इस साइड में जो प्रेशर वो लगा रहा है इसी को हम ब्लड प्रेशर कंसिडर करेंगे। बाकी इस और इस साइड के प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कंसिडर नहीं करेंगे। बाय डेफिनेशन द प्रेशर which is exerted laterally on the arteries is known as blood pressure। हमारी आर्टरीज पे लैटरल की साइड, बाहर की साइड जो प्रेशर लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसकी वैल्यू जो होती है जनरली हायर होती है। और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारी आर्टरीज रिलैक्स करती है, तब उनके अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी वैल्यू थोड़ी लो साइड पे होती है। जनरली इसको लिखने का तरीका हमारा ऐसा होता है, इसको हम जो है रिप्रेजेंट इस वे में करते हैं। पहले हम लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और फिर उसके बाद हम लिखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जनरली इसकी वैल्यू होती है हमारी 120 सिस्टोलिक प्रेशर की और 80 के अराउंड होती है हमारे डायस्टोलिक प्रेशर की। ओके, क्लियर है। सो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, पर्टिकुलरली द आर्टरीज। किस साइड लगता है ये? लैटरली हमारे वॉल्स पे आर्टरीज के लगता है। फिर सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है mmHg में, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है नॉर्मली होती है 120 से 110 से लेकर के 140 mm ऑफ Hg। एंड नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 80 के अराउंड होती है, और उसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारी 60 टू 80 mm ऑफ Hg। क्लियर? ओके। और एडल्ट में जनरली इसकी वैल्यू आती है हमारी 120 से लेकर के 80 mm Hg। क्लियर? ओके। अब टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, अभी हमने जो है दो टाइप के डिस्कस कर रहे हैं, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दो प्रेशर और होते हैं, एक होता है हमारा पल्स प्रेशर और चौथा होता है हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर। इनके अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। पल्स प्रेशर जो होता है हमारा आर्टरीज में, मतलब कितनी थिकनेस हो गई, कितनी स्टिफनेस आ गई आर्टरीज में, उसको भी रिप्रेजेंट करता है कुछ केसेस में। और मीन आर्टेरियल प्रेशर एक एवरेज वैल्यू देता है हमारे आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर है उस चीज की। सो पल्स प्रेशर, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये वैल्यूज हमारी डायरेक्ट निकल के नहीं आती। जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है हम डायरेक्टली एक मशीन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा पल्स प्रेशर होता है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बाय द डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर?
सो ये जो होता है हमारा पल्स प्रेशर दे देगा। क्लियर? ओके। मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। ऐसे हम जो है हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ज्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। क्लियर? अलग सिग्निफिकेंस होती है, ये एवरेज वैल्यू जो है हमारी आर्टरीज में कितना प्रेशर प्रेजेंट है उसकी देता है। ओके। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये जो है एकदम 5 स्टार टॉपिक है, 5 स्टार। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, मेनली अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी में से आएगा। सो हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, जैसे हमें कुछ सेकेंड्स के लिए, मिनट्स के लिए या आवर्स के लिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है तो वो हमारा ऑपरेट होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के थ्रू, और ये मेनली हमारा न्यूरल होता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है, हमारे सीनियर्स के कंट्रोल के अंदर आता है। ओके। सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो है हमारा किसी लंबे टाइम के लिए, जैसे कि डेज हो गया, वीक्स हो गए, मंथ हो गए, उन केसेस में हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन वर्क करता है, और ये मेनली हार्मोनल होता है और इसका ओरिजिन हमारा रीनल होता है। क्लियर? रीनल में जैसे एडीएच हार्मोन हो गया, हमारा जो पूरा सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, ये ऑपरेट करते हैं और हमारे ब्लड को लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर? ओके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन क्या होता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जैसे मैंने बताया सेकेंड्स के लिए, मिनट्स के लिए या फिर आवर्स के लिए ऑपरेट करेगा। मेनली जो है ये न्यूरल होता है। इसमें हमारा जो होता है वैसोमोटर सिस्टम, सबसे मेन हमारा कंपोनेंट है वैसोमोटर सिस्टम, इस चीज को रेगुलेट करेगा। ठीक है? अब वैसोमोटर सिस्टम, वैसो मतलब हमारे वेसल्स को, और मोटर मीन उनको कंट्रोल करना। यहाँ पे मोटर का मीनिंग है कंट्रोल करना। सो वैसोमोटर सिस्टम जो है हमारे वेसल्स को कंट्रोल करेगा। कैसे? या तो वो हमारी वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देगा, या तो हमारी वेसल्स जो है उनका वो डायमीटर इंक्रीज कर देगा। सपोज ये मेरी एक आर्टरी है जो नॉर्मल डायमीटर की है, ये नॉर्मल डायमीटर है, नॉर्मल है। ओके। अब मैं इसका या तो वैसो कंस्ट्रक्शन करा सकता हूँ, यानी इसका डायमीटर छोटा कर सकता हूँ, या फिर इसका वैसो डायलेशन करा सकता हूँ, यानी इसका डायमीटर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाएगी डायमीटर की, लुमेन। अब ये करने से मेरा क्या फायदा है, इसमें क्या होगा, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? सपोज एक ये कार है, ठीक है, सर्कुलरली मैं एक कार बना रहा हूं, यहाँ पे भी बना देता हूं और यहाँ पे भी। अब इस रास्ते में जैसे एक गाड़ी है, तो रोड पे वो चल रही है, और ज्यादा ही बनने लगता है थोड़ा सा, 1 मिनट। इस गाड़ी को इस पाथ में से निकलना है, तो अगर मैं मानूं ये ऐसे जा रही है सीधी सीधी, तो इसको कहीं कहीं पे जो है थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन ये फ्लो कर रही है, नॉर्मल कंडीशन ये है हमारी। अब अगर मैं सड़क का साइज छोटा कर दूं, ये मेरी सड़क जो है छोटी हो गई है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमारी कार अभी भी उतनी ही है, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और धक्का मुक्की, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस केस में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। हमारा जब डायमीटर डिक्रीज हुआ है, उस केस में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ओके। और अब अगर इस गाड़ी को, ये बड़ी रोड है, हाईवे की रोड है, इसमें से निकलना है, तो इसको क्या, डायमीटर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम हो गया, उसको इतने ज्यादा चांसेस नहीं रहे कि उसका एक्सीडेंट हो पाएगा। क्लियर? सो ये फिनोमिनन होता है कि हमारा, जब हम हमारे वेसल का या तो वैसो कंस्ट्रक्शन करवाएं या तो वैसो डायलेशन करवाएं, ये फिनोमिनन होता है। इससे ब्लड प्रेशर हमारा या तो बढ़ेगा या तो डिक्रीज होगा। क्लियर? ओके। इनका दोनों का अलग सिग्निफिकेंस है, कब किसको ऑपरेट करना होता है वो भी अभी हम स्टडी करेंगे, उसको भी हम जानेंगे। ठीक है? अब
ये सारी एक्टिविटी जितनी है इसको कंट्रोल करता है हमारा वैसोमोटर सिस्टम। कैसे? इसके पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा वैसोमोटर सेंटर, ठीक है, ये एक हमारा ऑफिस के टाइप है जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में क्यों बोल रहा हूँ इसको भी अभी हम समझेंगे, क्योंकि इसके अलग अलग और कंपोनेंट होते हैं। तो एक ये ऑफिस के समान है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर्स होते हैं और वैसोडायलेटर फाइबर्स होते हैं, जो मेरे इस सिग्नल को कि मुझे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है या फिर डायलेशन करवाना है, इस सिग्नल को हमारा कैरी करते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है। सो वैसोमोटर का सबसे वैसोमोटर सिस्टम का हमारा पहला कंपोनेंट कौन सा है? वो है हमारा वैसोमोटर सेंटर। इसके पास अलग अलग एरिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें। इसका एक डिपार्टमेंट है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, जो हमारा ऑब्वियसली नाम से क्या है, सजेस्ट कर रहा है कि ये हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ये हमारे लूमेन का साइज जो है डिक्रीज करवाएगा, हमारे लूमेन का साइज जो है डिक्रीज करवाएगा। क्लियर? ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा वैसोडायलेटर एरिया। नाम से क्या लगता है, ये क्या करवाएगा? डायलेशन, हमारे वेसल्स का डायलेशन करवाएगा, उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज करवाएगा। क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या करेगा? नाम 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 में ही सारा खेल है। ये जो एरिया है ये सेंस करेगा कि कब क्या हमारा कौन सा एरिया एक्टिवेट करवाने की जरूरत है। अगर मेरे को हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो मैं क्या करवाऊंगा? हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाऊंगा। और अगर मेरे को ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाना है तो मैं वैसोडायलेशन करवाऊंगा। ये रेगुलेट करने का काम किसका है? हमारे सेंसरी एरिया का। क्लियर? ओके। ये काम किसका है? हमारे सेंसरी एरिया का। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, है ना, इसको प्रेशर एरिया भी बोलते हैं। वैसोडायलेटर एरिया डिप्रेस कराएगा, प्रेशर एरिया भी बोलते हैं, और ये हमारा वैसोडायलेशन करवाएगा। ओके। और सेंसरी एरिया क्या? इन दोनों को कंट्रोल करेगा। इसका काम क्या है? इन दोनों के बीच कंट्रोल बैठाना, इन दोनों के बीच में कंट्रोल करना। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें ऑपरेट कैसे करती हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये वर्क कैसे करती हैं, इनको समझते हैं। मान लो ब्लड प्रेशर मेरा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, नॉर्मल कंडीशन से मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा? अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या चाहूंगा कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है मैं इसको वापस नॉर्मल वैल्यू पे लाना चाहूंगा, है ना। नॉर्मल वैल्यू पे लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा हमारे नॉर्मल वैल्यू पे लाने के लिए। सो इसके लिए मुझे कौन सा एरिया एक्टिवेट करना पड़ेगा? सोचो, ब्लड प्रेशर कैसे कम होगा? अगर मैं रोड चौड़ी कर दूं तो मेरा अपने आप जो है धक्का मुक्की कम हो जाएगी, एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे, मेरा प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए मुझे वैसोडायलेशन करवाना पड़ेगा। वैसोडायलेशन, मुझे वैसोडायलेशन करवाना पड़ेगा। सो इन केसेस ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर मेरा वैसोडायलेटर एरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा? मेरा ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देगा वापस से, और इस चीज को सेंस करेगा सेंसरी एरिया, और वापस से वो वर्क करने लग जाएगा। ये सारी चीजें हमारा मीडिएट कौन करता है? बैरो रिसेप्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है बैरो रिसेप्टर, एक होता है हमारे बॉडी में कीमो रिसेप्टर। ओके, एक होता है कीमो रिसेप्टर। ये दोनों रिसेप्टर मिलके इन्हीं का इसी चीज को सेंस करते रहते हैं और सिग्नल भेजते हैं। क्लियर? ओके। सो इन केस ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर मेरा वैसोडायलेटर एरिया एक्टिवेट होगा, वो वेगस नर्व के थ्रू जो है सिग्नल भेजेगा, एंड इससे क्या होगा? डायलेशन होगा ब्लड वेसल्स का, डिक्रीज होगा हार्ट रेट का, एंड देन फाइनली वापस से जो है नॉर्मल वैल्यू की साइड हमारा ब्लड प्रेशर आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। Okay. अब इन केसेस ऑफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर मेरा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए तब मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेम कहानी कि अगर डिक्रीज हो गया है तो मेरे को वापस इंक्रीज करवाना पड़ेगा, और उस केसेस में मैं अपना वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया
स्टिमुलेट करवाऊंगा। ओके, एंड ये सिग्नल्स कौन कैरी करता है? सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं इस सिग्नल को कैरी करने के लिए। एंड देन कॉन्स्ट्रिक्शन होगा हमारे ब्लड वेसल्स का, हार्ट रेट में इंक्रीज आएगा, एंड देन इस चीज को ये नॉर्मल हो जाएगा वापस, ये भी नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ओके, एंड इस चीज को हमारा जो है बैरोरेसेप्टर सेंस करेगा एंड वापस बोलेगा सेंसरी एरिया को कि इसको स्टिमुलेट करना है, कि इसको डिप्रेस करना है। ओके, क्लियर? ओके, अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे। क्लियर? सो अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर्स क्या करते हैं? सिमिलरली बस यही काम है इनका कि ये हमारा सिग्नल को कैरी करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, बिलोंग टू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस सिग्नल को ये कैरी करेंगे और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे जहां पे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हमारे ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम है वहां तक ये सिग्नल को कैरी करेंगे। क्लियर? ओके, फिर वेसोडायलेक्टर फाइबर्स ये भी क्या करेंगे? हमारा वेसोडायलेशन कराएंगे, जैसे उनका नाम है। वेसोडायलेक्टर फाइबर्स जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, सिम्पैथेटिक वेसोडायलेक्टर फाइबर्स एंड एंटीड्रोमिक वेसोडायलेक्टर फाइबर्स। एंटीड्रोमिक का मतलब होता है कि उल्टी डायरेक्शन में, जैसे कि एक होता है ऑर्थोड्रोमिक, हमारा जो सिग्नल होता है न्यूरॉन में वो जनरली जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, लेकिन किसी किसी केसेस में जो होता है ये उल्टा भी बहने लगता है। जैसे कि सिग्नल जो है नॉर्मल कंडीशंस में हमारा साइटोन से एक्सॉन और फिर उसके एक्सॉन टर्मिनल्स पे जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है फ्रॉम हमारा जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं वहां से पहले एक्सॉन में आएगा और साइटोन में जाएगा। इसको हम कहते हैं एंटीड्रोमिक। नॉर्मल कंडीशंस के ये एंटी जा रहा है, उल्टा जा रहा है। क्लियर? ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैसोमोटर सिस्टम, ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है? दो हमारे पास मैकेनिज्म है और दो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। एक है हमारा बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म जो हमारा बैरो रिसेप्टर्स देखेंगे, और सेकंड है हमारा कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स रेगुलेट करेंगे, जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स ओवरलुक करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बैरोसेप्टर मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इन केसेस बैरोसेप्टर मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होगा जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू से, यानी 120/80 से, या फिर जो हमारी अपर वैल्यू थी क्या 140/80, इससे जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन जब हमारे वेसल्स में बनने लगेगी, तब ये हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा। इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास O2 कम ज्यादा है, O2 कम ज्यादा है कि CO2 कम ज्यादा है कि H+ कम ज्यादा है, नहीं, ये केमिकल से रेगुलेट नहीं होगा। केमिकल से कौन रेगुलेट होगा? हमारा कीमो रिसेप्टर। क्लियर? हमारा कीमो रिसेप्टर इन केसेस में स्टिमुलेट होगा, लेकिन जो बैरो रिसेप्टर है, बैरो का मीनिंग ही क्या होता है? प्रेशर। सो बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म उन केसेस में वर्क करेगा जब हमारे पास प्रेशर का डिक्रीज या इंक्रीज होगा। क्लियर? जनरली जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ये तभी एक्टिवेट होगा, वैसे ये सप्रेस रहता है। सो अब इतनी कहानी के बाद समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। मान लो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद एक्टिवेशन हो जाएगा हमारे बैरोसेप्टर्स का। ओके सर, इस सिग्नल को हमारे 9th एंड 10th नर्व्स, जो हमारी 9th नर्व कौन सी होती है? हमारी 9th नर्व का नाम क्या है? उसका नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल उसका नाम है। एंड हमारी जो 10th नर्व है उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व, ये दोनों नर्व जो है बैरोरिसेप्टर से मैकेनिज्म, जो हमारा स्टिमुलेशन हमारा इंपल्स है, स्टिमुलस है, वो कैरी करेंगी और लेके जाएंगी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरियस, जो हमारा मेडुला में लोकेटेड है। हमारे मेडुला में लोकेटेड होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरियस। क्लियर? अब न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरियस हमारे वैसोमोटर सेंटर में ही आता है। एंड अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है ना। जो
रेजिस्टेंस मैं फील कर रहा हूं मेरी आर्टरीज में वो ज्यादा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वैसोडाइलेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर। इस चीज के लिए मेरे को दो चीजें करनी पड़ेगी। क्या? जो मेरा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया जो है उसका सप्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी उसकी एक्टिविटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। और दूसरे हाथ पे जो मेरा वैसोडाइलेशन एरिया है, वैसोडाइलेटर एरिया है, डायलेशन, सॉरी, इसको मुझे एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, इसको मुझे स्टिमुलेट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे रोड चौड़ी करवानी है, वो काम किसका है? वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेटर एरिया का है, हमारी रोड चौड़ी कराने का, हमारे ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज करवाने का। अब यहां इस फ्लो चार्ट को देखो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया क्या हुआ? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया हमारा सप्रेस हो गया। सप्रेस कैसे? ये रहा, ठीक है, इसको सप्रेस कर दिया। और सेम टाइम पे क्या करा मैंने? वैसोडाइलेटर एरिया को एक्टिवेट करवा दिया। इससे क्या हुआ? वैसोमोटर टोन, जो हमारा वेसल्स के अंदर जो उसकी एक टोन होती है, एक स्ट्रेच जो होता है, वो कम हो गया, हमारे वेसल जो है लूज हो गए। इससे क्या? डायमीटर बढ़ गया। एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस वही धक्का मुक्की है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर धक्का मुक्की हो रही है, इसी को मैं बोलता हूँ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये भी जो है डिक्रीज हो गई। क्लियर। इससे क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अब मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, मैं हमारा एरिया बढ़ा दूंगा, तो उससे क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल पे आएगा, यानी ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ गया, ठीक है। और अब क्या हुआ? हमारा वैसोडाइल का एरिया में, वैसोडाइल का एरिया एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया, उससे वेगल टोन, यानी कि हमारे जो वीनस, जो हमारा वेन्स है, उनकी टोन बढ़ गई, उनमें थोड़ा सा हमारा डायलेशन आ गया। इससे भी क्या हुआ? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज इन हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या? उस पर पूरा लेक्चर बना हुआ है, हार्ट रेट पे इवन पूरा लेक्चर बना हुआ है, जाओ जाकर के उनको देखो, मैं बोलूंगा, है ना। कार्डियक आउटपुट भी जो है डिक्रीज होगा, यानी कि हमारा उतना ब्लड जो है अब पंप नहीं हो रहा हार्ट में से, उतनी ज्यादा फोर्स के साथ, उतनी ज्यादा वैल्यू के साथ जो है हमारा ब्लड नहीं आ पा रहा, उतनी वॉल्यूम नहीं आ रही है ब्लड। इससे भी क्या हुआ? हमारा ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो गया। क्लियर। समझ में आया? नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैं बिल्कुल तुम्हारे रिप्लाई करूंगा, पूरा टॉपिक जो है जब तक तुमको समझ नहीं आएगा तुमको एक्सप्लेन करूंगा। सो क्या हुआ? फिर से देखते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा, उससे बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए, सिग्नल कौन लेके गया? 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व लेके गई। कहाँ लेके गई? न्यूक्लियस ऑफ सोलियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरियस के पास। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एरिया का क्या हुआ? डिप्रेशन हुआ, उसका स्टिमुलस कम हुआ, उससे वैसोमोटर टोन कम हुई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ। सो इन चीजों को अगर मैं कम करूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू पे रीच कर जाएगा। ओके। नेक्स्ट, वैसोडाइल का एरिया स्टिमुलेट करूंगा, रोड चौड़ी कर दूंगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्या होगा? यानी कि हार्ट रेट कम हो गया, है ना। एचआर यानी हिमेस्टेशियम यानी हार्ट रेट है। एंड कार्डियक आउटपुट क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया, यानी उतनी वॉल्यूम के साथ अब ब्लड नहीं आ रहा है, उतनी अब भीड़ आ ही नहीं रही, उतनी भीड़ के साथ जो है हमारी कारें नहीं आ रही, तो क्या हुआ? धक्का मुक्की होने के चांसेस कम हो गए, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो गए। सो ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल आ गया। यही है पूरा हमारा बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म। क्लियर। पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने की, ये सब करने की आप दिक्कत मत करो, जाओ सीधा जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ओके। कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म, अब ये कैसे ऑपरेट करता है? ये हमारा प्रेशर के बेसिस पे नहीं, ये हमारा ऑपरेट करता है केमिकल के बेसिस पे। कौन से केमिकल्स? O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ पीएच के बेसिस पे, जब पीएच गिर जाएगा। अगर O2 कंटेंट जो है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी टिश्यूज को नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ठीक है, लेकिन अगर इस नॉर्मल चीज से वेरिएशन आएगा, कम हो जाएगा, तो कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म जो है एक्टिवेट हो जाएगा। CO2 क्या है? CO2 हमारा टिश्यूज से रिलीज होती है, वो हमारे टिश्यूज के लिए हार्मफुल होती है।
इन केसेस में अगर CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, सो अगेन मेरा कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और एसिडिटी, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो ब्लड है वो एसिडिक नेचर का बने, उसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, वो ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए लेकिन वो एसिड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन केसेस में भी हमारा कीमोरिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वापस से नॉर्मल वैल्यू के लिए ये स्ट्रगल करेगा, वापस से नॉर्मल वैल्यू लाने के लिए वर्क करेगा। कैसे? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सर अभी तो आपने बोला ये ब्लड प्रेशर के बेसिस पे काम नहीं करता, ये केमिकल के बेसिस पे काम करता है। ओके, एक जो मेरा कीमो रिसेप्टर है वो यहाँ बैठा हुआ है। अब मान लो पहले इतनी ज्यादा भीड़ के साथ एवरीथिंग आ रहा है, वो सबको डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ तेरे पास O2 नॉर्मल है, सब आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक एरिया में देखता है ये कि हाँ इस एरिया में पर्टिकुलर में मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ रही है कि नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है कि नहीं है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम है कि नहीं है। लेकिन ब्लड प्रेशर कम होने से क्या हुआ? ब्लड प्रेशर कम हो गया, सो इस एरिया में अब ऑक्सीजन क्या हो गई? कम हो गई, है ना। ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन उस एरिया में कम हो गई, उस एरिया में कम अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है उस टाइम पीरियड में। CO2 कैसे बढ़ जाएगा? जितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसका कंसंट्रेशन वो इजीली वॉश आउट नहीं हो पाएगी, हमारे लंग्स तक पहुंच करके वो इजीली वॉश आउट नहीं हो रही है। सो CO2 का कंटेंट भी उन केसेस में बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली वॉश आउट ना होने के केसेस में हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये सब क्यों हुआ? हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। बाकी हमारी ऐसी कंडीशंस भी बन सकती हैं पैथोलॉजिकल, जिनमें हमारा ऑक्सीजन कम हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सकता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है एंड हाइड्रोजन आयन भी बढ़ सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर या फिर पैथोलॉजिकल रीजंस भी इसके हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल। अब O2 कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर गया या फिर CO2 और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इन केसेस में हमारा कीमोरिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट हो गए। और अब कीमोरिसेप्टर्स जो है वेसोडाइलेशन कभी नहीं करवाएंगे, ये हमारे वेसोडाइलेशन एरिया पे, वेसोडाइलेटर एरिया पे कभी वर्क नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया पे वर्क करते हैं, उसी को स्टिमुलेट करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरा जितना भी ब्लड है वो उसका प्रेशर जो है मैं चाहता हूं बढ़े। प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेसो कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, मुझे रोड जो है छोटी करवानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि एक्सीडेंट हो, तो उस केसेस में मैं वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया को स्टिमुलेट करवाऊंगा और क्या होगा? वापस से नॉर्मल वैल्यू पे हमारा ब्लड प्रेशर आ जाएगा। यही है मेरा कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म। डिफरेंट है ये किस से, हमारे बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म से किस बेसिस पे? एक तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया काम कर रहा है, वेसोडाइलेटर एरिया काम नहीं कर रहा है। और दूसरा, ये केमिकल्स के बेसिस पे मीडिएट होता है, ना कि प्रेशर के। प्रेशर एक वजह है जिससे हमारा केमिकल्स में वेरिएशन आया है, लेकिन ये प्रेशर को सेंस नहीं करता है। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करके भी हमारे उतने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहुंचा दूं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और CO2 जो नॉर्मल वैल्यू पे है, तो हमारा कीमोरिसेप्टर जो है एक्टिवेट नहीं होगा, वो स्टिमुलेट नहीं होगा। क्लियर है? ओके। सो इसी के साथ जो है हमारा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन खत्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कैसे होता है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो है मेनली हमारे हॉर्मोन्स के थ्रू और रीनल मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करता है। रीनल मैकेनिज्म यानी हमारे किडनीज होती है, किडनीज के थ्रू ये ऑपरेट करेगा। कैसे? हमारे फ्लूइड को, जितना हमारे फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको ये रेगुलेट करवाएगा। क्लियर? हमारे फ्लूइड को रेगुलेट करवाएगा। रीनल मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म होते हैं। कैसे होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीनल मैकेनिज्म, ये कैसे होता है। रास रेनिन एंजिन सॉरी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, हमारे पास एंजाइम और हार्मोन मिला करके एक सिस्टम बनता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रास बोलते हैं, जिसका नाम फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो हमारे जीजीए सेल्स होती हैं वहां से सिक्रेट होता है। अब ये जीजीए अपैरेटस क्या है, वो क्या रोल करता है, उसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें जो हमारे रीनल यूनिट होगी उसमें हम कवर करेंगे। अभी के लिए जो हमारा जीजे अपैरेटस होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, वहां से हमारा रेनिन एक्सक्रीट होगा। रेनिन क्या करेगा? रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजेन, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजेन होता है उसको उसके एक्टिव फॉर्म में करेगा एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1।
एंजियोटेंसिन 1 फर्दर हमारा एक्टिवेट होता है। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज ये हमारा एंजियोटेंसिनोजेन है, इसको एक्टिवेट हमारा रेनिन करवाएगा एंड ये जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एंजाइम ECE, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन के दो काम होते हैं, एक तो ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और दूसरा एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है? जब मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तब मेनली मेरा रास जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, वापस से ब्लड प्रेशर नॉर्मल की साइड आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा मेरा। अब एल्डोस्टेरॉन का यहाँ पे क्या काम होता है? एल्डोस्टेरॉन हमारा एक तो प्रेशर नाइट्रियोसिस एंड प्रेशर डाययूरेसिस करवाता है। प्रेशर नाइट्रियोसिस से ये मीनिंग है कि वो सॉल्ट को रिटेन करवाएगा, और प्रेशर डाययूरेसिस से क्या मतलब है कि वो वाटर को रिटेन करवाएगा। इससे हमारा फ्लूइड वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, फ्लूइड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट होगा, उससे क्या हो जाएगा? याद करो, हमने पढ़ा हुआ है वीनस रिटर्न के बारे में। वीनस रिटर्न क्या फ्लूइड वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होती है। अब वीनस रिटर्न अगर बढ़ेगा तो यानी कि ब्लड तक वापस जो है ब्लड ज्यादा जाएगा। ओके सर, ब्लड ज्यादा जा रहा है यानी कि उसको वो ज्यादा प्रेशर से, ज्यादा भीड़ आ गई है अब, तो एक्सीडेंट होने के यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। ब्लड वॉल्यूम का यही इफेक्ट होता है हमारे ब्लड प्रेशर पे कि जितना ज्यादा हमारे पास फ्लूइड होगा, जितना ज्यादा हमारे पास ब्लड वॉल्यूम होगा, उतना ही ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर होगा। क्लियर? ओके, तो अब इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं हम। रीनल मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, उससे ये स्टिमुलेट करेगा हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस को, जो हमारे जीजीए सेल्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करेगा। जीजीए सेल्स क्या रिलीज करेंगे? हमारा रेनिन वो जो है रिलीज करेंगे। रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में। फिर इसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होगा हमारा एंजियोटेंसिन 2 में बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्लियर? अब एंजियोटेंसिन फर्दर तो वैसे एंजियोटेंसिन 3 और एंजियोटेंसिन 4 में भी जाता है, बट उनका भी मेन फंक्शन यही है कि वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, वो भी पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 जो है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू डिक्रीज हुई थी वो वापस से नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगी। फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? वो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा। जो हमारा किडनीज होती हैं उनके ऊपर हमारे पास दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड्स। सो एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं हमारी एक्टिवेट हो जाएंगी और उनमें से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो जाएगा। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हुआ तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन और सोडियम का जो है रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा। इससे हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर जो ब्लड वॉल्यूम है उसका भी वैल्यू इंक्रीज होगा। फाइनली क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी जो जितना हमारा कम हुआ है वो कंपनसेट होकर के नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। यही है हमारा पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। हमारा रास जो है वो यही है। क्लियर है सबको? वापस से एक बार इसको रिकॉल करेंगे। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर कम हुआ, जीजीए सेल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने रेनिन जो है सिक्रीट करा, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन क्या है? वो हमारा एक जैसे प्री हार्मोन होता है, वो एक्टिवेट नहीं होता, वो डीएक्टिवेटेड स्टेट में होता है, वो है हमारा। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, किससे? हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में। फिजियोलॉजी में मेनली अगर आप जितने ज्यादा फ्लो चार्ट बना के आओगे उतना ज्यादा आप ही का फायदा होगा, एग्जामिनर इनको देख करके खुश होता है। एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हुआ, इसने क्या करा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया और फिर क्या हुआ? वहां से हमारा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल वैल्यू पे वापस आ गया। फिर एंजियोटेंसिन ने दूसरी चीज क्या करी? उसने एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट कराया, वहां से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हुआ, वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हुआ,
ईसीएफ वॉल्यूम बड़ी वापस से ब्लड में अगर वॉल्यूम हमारा वाटर रिटेन कराता हूँ तो फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, उससे हमारा ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और वापस से ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। यही है हमारा पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर? एंड फाइनली लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का, हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोन कौन कौन से जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कराएंगे। ये जो होते हैं सेम चीज कराते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन या फिर वैसो डायलेशन करवाएंगे। इनका कैसे होगा, वर्क कैसे करेंगे। ऐसे हार्मोन्स जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे वो कौन कौन से हैं? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, वेसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन और सेरोटोनिन। एंजियोटेंसिन अभी हमने देखा, एंजियोटेंसिन 2 जो है वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा। ओके, और ऐसे हार्मोन्स जो हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाएंगे वो कौन 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 से हैं? ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड एएनपी जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड एंड सी टाइप नाइट्रियोटिक पेप्टाइड जिसको सीएनपी हम बोलते हैं और इसको बीएनपी बोलते हैं। ये हमारा हार्ट से रिलीज होता है एएनपी, बीएनपी हमारा ब्रेन से रिलीज होगा। ये इनका काम क्या है? हमारा वापस से जो हमारे ब्रेडिकार्डिया कॉज करेंगे, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज कराएंगे और हमारा वेसोडाइलेशन करा के हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाएंगे। क्लियर है सभी को? अगर कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आता है, कोई और चीज आपको ऐसा लगता है कि समझने की जरूरत है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करूं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।